बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और हम डिस्कस करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू पैटर्निटी टेस्ट एंड फॉरेंसिक एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये डीएनए के अंदर पर्टिकुलर सीक्वेंस को एनालाइज करना है, पर्टिकुलरली वीएनटीआर को, एसटीआर को, आरएफएलपीज को। ये क्या है, इसको हम अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कि पहले नंबर पर तो एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर डीएनए, दूसरे इंडिविजुअल का डीएनए, इन सब में वेरिएशंस हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज भी हैं। ठीक है, हर इंडिविजुअल का जो डीएनए है उसमें मिलियंस ऑफ बेसिस मौजूद है और हर पर्सन के अंदर डिफरेंट सीक्वेंस है, लेकिन चूंकि न्यूक्लियोटाइड्स तो वही चाह रही है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, तो कहीं कहीं पे ये जो सीक्वेंसेस हैं डीएनए के अंदर, इसमें कुछ शॉर्ट सीक्वेंसेस रिपीट हो रहे हैं। वो जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो सैटेलाइट डीएनए है, जो इसके अंदर जो रिपीटेड डीएनए है, वो मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट दोनों ही, ये पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन में जब हम एनालाइज करें तो सिमिलैरिटीज भी रखता है। जैसे अगर हम बात करें तो एक जो ऑफस्प्रिंग है पेरेंट्स की, तो उन पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो सीक्वेंसेस हैं, शॉर्ट सीक्वेंसेस हैं डीएनए के, ये एसटीआर हैं, वीएनटीआर हैं, आरएफएलपीज हैं, मुख्तलिफ इसमें सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम पूरे के पूरे जीनोम को एनालाइज करने बैठ जाए ना, तो ये प्रैक्टिकली मुश्किल है, एनालाइज नहीं होता। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, रिपीटेड सीक्वेंसेस सिर्फ हम उनको एनालाइज कर लेते हैं। हम रिपीटेड सीक्वेंसेस को आइसोलेट करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए सेपरेट करते हैं, प्रोबिंग करते हुए उनका हम ऑटो रेडियोग्राम बनाते हैं, और वो जो ऑटो रेडियोग्राम है दैट इज एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंट। मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स का ऑटो रेडियोग्राम बना के हम उनको कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन में हमें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जो है वो पर्सन के डीएनए आपस में सिमिलर होते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हमें जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जिनकी हम सीक्वेंसिंग करते हैं या जिन फ्रेगमेंट्स को एनालाइज करते हैं, वो कौन कौन से हैं जी? These are the mini satellites, these are the micro satellites, and these are the restriction fragment length polymorphism. इनको हम लेके ब्लॉटिंग टेक्निक के थ्रू, सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक हमने पढ़ी थी, उसके थ्रू जब हम आइसोल एनालाइज करते हैं और फिंगरप्रिंट्स जो हासिल करते हैं। फर्दर डिस्कशन से पहले हम इन तीनों चीजों को पता लग पड़ते हैं कि वीएनटीआर क्या है, एसटीआर क्या है, आरएफएलपी क्या है। जब हम एक डीएनए को काटते हैं तो डीएनए को कट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में आपको पता है कि डीएनए को सिर्फ उसी पॉइंट पे कट करना है जहां पर उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस मिलेंगे। तो जब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वाले एरिया से ही कट करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किस किस एरिया पर मिलेंगे, वहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हुए मुख्तलिफ लेंथ के फ्रेगमेंट्स बनाएगा डीएनए के। The DNA will be digested, will be break down into different size fragments. This is the restriction fragment length polymorphism. रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट तो वो फ्रेगमेंट हो गया ना जो डीएनए के कट होने से फ्रेगमेंट्स बने, उनकी लेंथ में पोलीमॉर्फिज्म है, सारे एक जितनी लेंथ के नहीं है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ठीक है, और ये कट फर्क क्यों आया? क्योंकि जहां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस मिले थे एंजाइम को सिर्फ वहां ही कट करना था। दूसरी चीज वीएनटीआर हैं। ये वीएनटीआर क्या है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ये टेंडम नंबर रिपीट्स क्या है? बेसिकली कुछ 9 से लेके 80 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल, बेसिस पर मुश्तमिल ये ऐसे सीक्वेंसेस हैं डीएनए के जो कि
डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम में रिपीट हो रहे हैं, एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशन कर रहे हैं, यानी कि रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं डीएनए के अंदर, और ये रिपीट हो रहे हैं मुख्तलिफ तादाद में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि VNTRs क्या है, बेसिकली VNTRs 9 से लेके 80 न्यूक्लियोटाइड तक, बाज़ जगह पर 10 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड्स का भी जिक्र है। ठीक है, कि ये थोड़े से लेंथ में, यानी कि आप कह लें कि लेस देन 100 या अबाउट 100 मैक्सिमम इनकी लेंथ जा सकती है न्यूक्लियोटाइड की। इतने न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल, इतनी बेसिस पर मुश्तमिल ये डीएनए है, जो कि डीएनए के अंदर रिपीट हो रहा है। ये वो सीक्वेंस है जो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो रिपीटेड सीक्वेंसेस है, जो कि 9 से 80 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल हो सकता है, इस रिपीटेड सीक्वेंसेस को हम नाम देते हैं VNTRs का। ठीक है, each variant act as an inherited allele, allowing them to be used for personal or parental identification। अब ये जो VNTRs है ना, ये हर पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए या एक पर्सन के पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इनका बड़ा रोल है। ठीक है, VNTRs को और साथ ही साथ जो हमने RFLPs, वो दोनों, इनको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। वो वही प्रोबिंग करते हुए कि कौन कौन से VNTRs मौजूद हैं, कितने ज्यादा मौजूद हैं। ठीक है, वो एक तरह के रिपीटेड सीक्वेंस की ज्यादा तादाद इसमें कम, और जो जितनी ज्यादा रिपीट हो रही हैं, सिमिलैरिटीज आ रही हैं, ठीक है, उसके मुताबिक हम कह देते हैं कि ये दो इंडिविजुअल्स में ये VNTRs की ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, ये क्लोज रिलेशन है। STRs क्या है, शॉर्ट टर्म रिपीट माइक्रोसैटेलाइट। ये शॉर्ट टर्म रिपीट, ये चंद न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल, कितने चंद, 2 से लेके 5 तक, बाद जगह पर 2 से लेके 9 तक है, बाद में 2 से 10 तक भी है, लेकिन लेस देन 10 आप इसमें क्या है, लेस देन 10 न्यूक्लियोटाइड्स की ये रिपीट रेपिटेशन है। मसलन यहाँ पर अगर हम देखेंगे, आपके सामने एग्जांपल है VNTRs की, ये एक सीक्वेंस है AGTTCGCGTGA। अब ये सीक्वेंस ये एक दफा रिपीट हुआ, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, और एक फ्रेगमेंट की लेंथ में जो न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11 न्यूक्लियोटाइड, मतलब मोर देन 10 है। तो ये मोर देन 10 बेसिस ये रिपीट हो रही है, ये रेपिटेशन आ रही है, ये रिपीट हो रही है। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के अंदर ये जैसे इधर ही होंगे, साथ ही दूसरी जानब भी रेपिटेशन होगी। तो ये जो रिपीट हो रही हैं, ठीक है, ये जो रिपीट हो रही हैं, इनकी रेपिटेशन से, ठीक है, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे डीएनए में सिमिलैरिटीज आ रही है। ठीक है, दूसरे STRs हैं, STRs आप देख लें, STRs में शॉर्ट टर्म रिपीट ATGCC, ये 5 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है बेसिस, और ये रिपीट हो रही है डीएनए के अंदर। ठीक है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे रिपीट हो सकती हैं, कंटिन्यूटी में रिपीट हो सकती हैं। तो ये जो STRs और VNTRs हैं, और उसके अलावा रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स हैं, ये 3 तरह के ये छोटे छोटे आप कह लें टुकड़े हैं डीएनए के, ये छोटे सीक्वेंस हैं डीएनए के, इनको हम एनालाइज करते हैं। इनके बजाय पूरा डीएनए एनालाइज करने के, हम सिर्फ इन टुकड़ों को एनालाइज कर लेते हैं, और यहां से हमें अंदाजा हो जाता है कि डीएनए में कितनी सिमिलैरिटीज है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ये मेन पॉइंट आप इसमें समझ लें। इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हुए हमने सारा एनालिसिस करना है कि ये जो VNTRs हैं, जो टेंडम रिपीट्स है फ्रॉम अ सिंगल जेनेटिक लोकस in which the number of repeated DNA segments varies from individual to individual, but are inherited and are used for identification process as DNA fingerprinting। यानी कि एक तो हम VNTRs को हम इसको एज अ की लेंगे कि इसकी कंपैरिजन करेंगे कि इनहेरिटेंस में ये कितना वो ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के दरमियान जो वो सिमिलैरिटीज इनकी जो हो रही है। VNTRs 2 पर्सन के may be of the same length and sequence at certain sites but vary at other। 2
पर्सन्स के जो VNTRs हैं वो कुछ कुछ पॉइंट्स पे बिल्कुल सेम लेंथ के, सेम सीक्वेंस के हो सकते हैं, ठीक है। A child might inherit a chromosome with tandem repeats both from the mother and father. So VNTR's alleles of a child resemble to the both parents. यानी कि एक बच्चे के अंदर जो VNTRs है, ठीक है, ये टैंडम रिपीट्स हैं, और मदर और फादर के अंदर जो टैंडम रिपीट्स है ये सेम होनी चाहिए, ये सेम होती हैं, ये रिजेंबल करती हैं, ठीक हो गया। मतलब एक बच्चे के अंदर ये मुख्तलिफ VNTRs हैं, मुख्तलिफ ये सीक्वेंसेस हैं जो रिपीट हो रहे हैं कंटिन्यूटी में, इनमें से कुछ मदर के साथ रिजेंबल कर रहे हैं, कुछ फादर के साथ रिजेंबल कर रहे हैं, तो इट्स मीन दैट कि ये चाइल्ड इन दोनों पेरेंट्स का है। लेकिन अगर इनके साथ रिजेंबल नहीं कर रहे, इसका मतलब इनका नहीं। अब इन VNTRs को एनालाइज करने के लिए हम सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक से बिल्कुल पहले आपने पढ़ी थी कि DNA के फ्रेगमेंट को काटा, ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर लिया, उसकी प्रोबिंग की, उसकी प्रोबिंग करने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी के जरिए उसका रेडियोग्राम बना लिया, दैट इज एक्चुअली अ फिंगरप्रिंट। ऐसे मुख्तलिफ इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट करते हुए उनका हम कंपैरिजन करते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग करते कैसे हैं, ठीक है, तरीकाकार क्या है DNA फिंगरप्रिंटिंग। हम DNA के आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेशन करने के बाद उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे, जेल इलेक्ट्रो प्रोसेस करवाएंगे, डीनेचुरेशन करवाएंगे, ब्लॉटिंग करवाएंगे, उसकी रेडियोएक्टिव प्रोब्स के जरिए जो है वो हम हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन करवाते हुए हम ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक और हाइब्रिडाइजेशन को डिटेक्ट करवा के ऑटो रेडियोग्राम जो है वो बनाएंगे। वन बाय वन हम डिस्कस। सबसे पहले यानी कि क्या करना है, DNA सैंपल लेना है, उस DNA सैंपल को लेके उसको डाइजेस्ट करके एंजाइम की मदद से, ठीक है, जेल इलेक्ट्रो प्रोसेस करवाते हुए, ठीक है, ब्लॉटिंग सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसको ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर लेके, ब्लॉटिंग शीट के ऊपर लेके, उसकी प्रोबिंग करके, उसकी ऑटो रेडियोग्राम की मदद से जो है वो एक ऑटो रेडियोग्राफ बना के वो हम फिंगरप्रिंट बनाएंगे। तरीकाकार क्या है, सबसे पहले नंबर पर हमने क्या करना है, आइसोलेशन करनी है, DNA मटेरियल लेना है। अब ये DNA कहाँ से लेंगे, ये आइसोलेशन कहाँ से करेंगे जेनेटिक मटेरियल की, फ्रॉम ब्लड, फ्रॉम सीमन, स्किन, वेजाइनल स्वैब, ठीक है, यानी कि ये ब्लड से ले सकते हैं, सीमन से ले सकते हैं, डायरेक्ट स्किन से ले सकते हैं, वेजाइना से ले सकते हैं, ठीक है, या हेयर के फॉलिकल से ले सकते हैं, हेयर की रूट के फॉलिकल से ले सकते हैं, बहुत थोड़ा सा अमाउंट में आपको DNA चाहिए, ठीक है। इवन बोन मैरो से ले सकते हैं, पुरानी बोन्स की बोन मैरो से ले सकते हैं, या ब्लड के जो स्टेन्स है कपड़ों के ऊपर लगे हुए हम उनसे ले सकते हैं, ठीक है। जो टिपिकली DNA कंटेंट चाहिए होते हैं, ठीक है, अबाउट 10,000 सेल्स और 1 माइक्रोग्राम, दैट इज सफिशिएंट, 1 माइक्रोग्राम चाहिए। लेकिन अगर आपको एक जगह पर जो है वो DNA की अमाउंट थोड़ी मिली है, DNA की अमाउंट 1 ग्राम 1 माइक्रोग्राम से कम है, तो आप उस DNA को PCR के जरिए एम्पलीफाई करवा सकते हैं, उसकी अमाउंट बढ़ा सकते हैं। इसलिए PCR का यूज DNA एनालिसिस में भी है, ठीक है। तो 1 माइक्रोग्राम के अबाउट आपको DNA चाहिए, DNA को एक्सट्रैक्ट करके सेल से, ठीक है, एक्सट्रैक्शन जो है वही अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है जो भी आप यूज करेंगे, ठीक है, उस हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेशन पे, ठीक है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, DNA की एक्सट्रैक्शन हो जाती है, DNA की आइसोलेशन हो जाती है, आपके पास DNA आ गया। अब इस DNA की डाइजेशन करनी है, इस DNA को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से हम कट करेंगे, ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स के ऊपर से DNA को कट करेगा और DNA को कट करते हुए मुख्तलिफ साइज के फ्रेगमेंट्स बनाएगा, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास ये फिनोमेनन आएगा और ये मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स हमारे पास बन जाएंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद क्या करेंगे हम, जेल इलेक्ट्रोप्रोसेस, ये बिल्कुल वैसे जो हमने पहले सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है, कि हम क्या करेंगे कि ये DNA के जो फ्रेगमेंट्स हैं, डाइजेस्टिव फ्रेगमेंट्स हैं, इनको हम एग्रोस जेल के ऊपर पास करवाएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इस टेक्निक में क्या होगा कि जो हमारे पास जो मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स हैं DNA के, वो अकॉर्डिंग टू साइज वो इस जेल के ऊपर सेपरेट हो जाएंगे,
ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम, ये स्ट्रैंड्स जो डबल स्ट्रैंडेड हैं डीएनए के फ्रेगमेंट जो जेल के ऊपर सेपरेट हुए हैं, इसको हम एक ट्रे के अंदर रखते हुए जहां पर अल्कलाइन सोल्यूशन अल्कलाइन केमिकल यूज करेंगे, हम इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचर करेंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम फिर क्या करेंगे, सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इसको ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर ले आएंगे। तो तरीकाकार क्या है, वही कि पहले जो है वो डीएनए की वो जेल है, उस एग्रोस जेल के ऊपर नायलॉन शीट रखेंगे, ऊपर वाटरमेंट पेपर रखेंगे, ऊपर रबर ग्लास रखेंगे, ठीक है, और पोरस जो है उसके ऊपर मैट रखेंगे, उसके ऊपर वजन डालेंगे, नीचे जो है वो अल्कलाइन सोल्यूशन भी होगा, ये सारा काम होगा। तो वो जो जेल से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, दैट विल बी कर्ड, दैट विल बी ब्लॉटेड ऑन द नायलॉन शीट, वो उस ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि नीचे हमने अल्कलाइन सोल्यूशन यूज किया है, तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे, डीनेचर्ड फ्रेगमेंट्स होंगे, जो सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक के जरिए हम नाइट्रोसेलुलोज की शीट के ऊपर ले रहे हैं। ये हमारे पास उस ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर डीएनए के फ्रेगमेंट, सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट जो है वो आ चुके हैं। अब इसकी हम प्रोबिंग करेंगे, ठीक है। प्रोब क्या है बेसिकली, ये प्रोब बेसिकली हमारे पास ये जेनेटिक मार्कर्स है, ये हमारे पास लेबल्ड आइसोटॉप्स पर मुश्तमिल ये खुद से बनाए हुए, ठीक है, आइडेंटिफाइड जो है वो ट्रेड्स के सीक्वेंस के मुताबिक हम जो है वो प्रोब डेवलप करते हैं। प्रोब बनाते हुए क्या करते हैं जी कि इसमें पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से प्रोब बनाया जा रहा है, और इसमें जो साइटोसिन मोनोफॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड यूज करने हैं, दे आर लेबल्ड विद द फास्फोर्स, ठीक है, लेबल्ड विद द फास्फोर्स। और इस तरह से पता चल जाएगा हमें कि किस किस पॉइंट पे साइटोसिन है, किस किस पॉइंट पे गवानीन है, ठीक है। ये रेडियोएक्टिव साइटोसिन ही ऐड करेंगे जहां जहां पर जो है वो टेम्पलेट एंड में जो है वो गवानीन जो है, ठीक है। अब काम क्या है जी, प्रोब बनाना, ये देखिए आपके सामने, ठीक है, कि ये प्रोब डेवलप किए जा रहे हैं, नाउन सीक्वेंस वाले डेवलप किए जा रहे हैं, और उस डेवलपमेंट में देखिए जहां जहां पर साइटोसिन आ रही है वहां वहां पर ये साइटोसिन जो है वो ये लेबल्ड आइसोटॉप वाले, हैवी आइसोटॉप वाले साइटोसिन यहाँ यूज किए जा रहे हैं। ये हम एक प्रोब बना लिया, नाउन सीक्वेंस है, हमें पता है कि सीक्वेंस का प्रोब है। अब उस सीक्वेंस का डीएनए जहां पर होगा उस कॉलोनी में, ये प्रोब उसके ऊपर एक्ट करते हुए, उसके साथ कम्प्लीमेंटेशन शो करते हुए ये उसके साथ पेयरिंग करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। लिहाजा प्रोब बनाने के बाद अगला काम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन। हम सारे प्रोब्स लेंगे, वो जो है वो शीट लेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नतीजे में हमने जो है वो नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर ली थी, और इसको प्लास्टिक बैग में रख के प्रोब और जो है वो शीट उसको मिक्स कर, उसको इकट्ठे रख के सील कर देंगे और शेक करेंगे अच्छी तरह से। उससे क्या होगा कि जो जो प्रोब हमने डाले थे उस प्रोब के मुताबिक जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस मिलेगा प्रोटीन को, उसमें डीएनए को, वो उस प्रोब के साथ जो है वो डीएनए मैच होता हुआ वो क्या कर लेगा, हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा। और जहां जहां हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि हमने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज किए हुए थे, वहां वहां पर रेडिएशन एमिट होंगी, और रेडिएशन जो एमिट होंगी उनको हम क्या करेंगे, उनको एक फिल्टर पे, एक उसमें एक्सरे फिल्म के ऊपर जो है वो ले लेंगे, रेडियो आइटोग्राम की सूरत में। तो पहले हमने प्रोब बनाया, उस प्रोब की प्रोबिंग करवाई। प्रोबिंग कैसे करवाई कि वो जो हमारे पास ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर जो है वो सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ चुके हुए हैं, उसके ऊपर प्रोब को रन किया, उसके ऊपर जो है वो प्रोब को गुजारा, प्रोब जो है वो अपने कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जो है वो जुड़ गया, अटैच हो गया। तो जहां जहां वो प्रोब जुड़ गया, इसका मतलब है वहां पर हमें वो नाउन सीक्वेंस जो है वो मिल गए, ठीक है। बाकी जहां प्रोब अटैच नहीं हो सका वहां पर जो हमने उसको रिमूव करवा दिया, ठीक है। अब अगला काम क्या होगा, जहां से प्रोब निकले हैं वहां पर रेडिएशन सबमिट हुई है, उन रेडिएशंस को हम क्या करते हैं, एक्सरे फिल्म के ऊपर एक रेडियो ऑटोग्राम की सूरत में ले लेते हैं, और वो जो रेडियो ऑटोग्राम हमारे पास जब वो बनेगा रेडियो ऑटोग्राफी के जरिए, वो रेडियो ऑटोग्राम हमारे पास एक डीएनए फिंगर प्रिंट होगा, और मुख्तलिफ फिंगर प्रिंट को फिर आप कंपेयर करें। फिंगर प्रिंटिंग की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं,
मेन जो इसमें है हमारे पास रिसर्च के अंदर, ह्यूमन हेल्थ के अंदर, रिसर्च के अंदर इसका यूज है फिंगरप्रिंटिंग का, फॉरेंसिक साइंसेज में इसका यूज है, पैटर्निटी टेस्ट में इसका यूज है। हम यहाँ पर पहले पैटर्निटी के हवाले से बात की, जो मेन हमारे सिलेबस में है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉर पैटर्निटी या मैटर्निटी, और दूसरा फॉरेंसिक यूज। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है दैट कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश द पेरेंटिटी या मैटर्निटी on the basis of VNTR patterns of the person that inherit these to her from the parents। ये जो VNTR पैटर्न्स हैं ऑफ द मदर और फादर और चाइल्ड, इन तीनों के हमें कैसे मिलेंगे? वीडियो ऑटोग्राम की सूरत में, ठीक है। और इससे हमें पता चल जाएगा कंपैरिजन करते हुए कि बच्चे के फादर और मदर के साथ कौन कौन से VNTRs मैच कर रहे हैं, और उसके मुताबिक हमें आइडिया हो जाएगा कि ये उसके पेरेंट्स हैं या नहीं है। पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों के VNTR पैटर्न्स को एनालाइज किया जाता है, और बायोलॉजिकल फादर जो भी होगा मतलब उसका इसका पता चल जाएगा। खास तौर पर ये नेशनैलिटीज के इश्यूज आते हैं या जब ये जायदाद के इश्यूज आते हैं, उस वक्त ये जो है वो जरूरत पड़ती है ज्यादा इस तरह के टेस्ट, ठीक है। तो जो VNTR पैटर्न्स हैं जो इनहेरिट होते हैं मदर से, फादर से आगे ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो मदर और फादर के VNTR अगर बच्चे के साथ सिमिलर होंगे, इट्स मीन कि वो कॉमन, वो जो है वो एक ही फैमिली से बिलोंग रखने वाले हैं। लेकिन अगर नहीं मैच करेंगे तो इसका मतलब है वो उनका चाइल्ड नहीं हो सकता। ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रेडियोआइटोग्राम बनाए, बैंडिंग देखी, ये माँ के, ठीक है, सेल्स के अंदर ये बैंडिंग पैटर्न है, ये डैड के। अब ये मुख्तलिफ इसमें जो हमारे पास इसमें दो डॉटर्स और दो सन, आप इन सब को कंपेयर करें, ये सिमिलैरिटी है, ये सिमिलैरिटी है, और सिमिलैरिटी नोट करें नहीं है, ये सिमिलैरिटी है, ये सिमिलैरिटी है, ठीक है, ये भी सिमिलैरिटी है दोनों की इसके साथ, लेकिन ये कहीं नहीं था, ये कहीं नहीं था रेड में। ऐसे इधर देख ले, सन 1 और सन 2 पे ऑब्जर्वेशन कर लें, ये कौन कौन सी सिमिलैरिटी आ रही हैं और कौन सी नहीं आ रही। तो जब हम इस एग्जांपल से देखेंगे इस डायग्राम में, तो जो डॉटर 1 है दैट रिजेंबलिंग मोर विद द पेरेंट्स एज कंपेयर टू डॉटर 2। तो जो डॉटर 1 है वो तो कंफर्म है कि इन पेरेंट्स की बेटी है, लेकिन जो डॉटर 2 है तो आप उसमें देख लें कि वो माँ के साथ तो फिर भी रिजेंबलेंस हो रही है, लेकिन फादर के साथ बिल्कुल रिजेंबलेंस नहीं आ रही। तो इसका मतलब है जो डॉटर 2 है ये डॉटर 1 की स्टेप सिस्टर है, ठीक है। माँ एक ही है लेकिन बाप में फर्क आ गया। ऐसी S1 S2 दो सन है, तो जो S1 है दैट इज टोटली रिजेंबलिंग विद द मॉम एंड डैड, बट S2 दैट इज नॉट रिजेंबलिंग। इट्स मीन कि वो जो S1 है वो इन पेरेंट्स इनका प्रॉपर सन है, और जो S2 है वो मे बी के अडॉप्ट किया हुआ हो, ठीक है, वो उनका ना हो। इट्स मीन दैट कि आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से टेस्टिंग कर सकते हैं पेरेंटेज की, और इस टेस्ट का फायदा ये होता है कि बहुत सारे केसेस के अंदर खास तौर पर जायदाद के इशू है, या खास तौर पर जो इसमें उस बच्चे के हवाले से जो इसमें इश्यूज हैं कि ये किस फैमिली के साथ बिलोंग करता है, आइडेंटिफाई करना, तो सब के लिए जो है इसमें फिर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये पेरेंटेज टेस्ट है वो करवाना पड़ेगा। आपके सामने ये चाइल्ड का डीएनए फिंगरप्रिंट है, ये मदर का है, और गेस करें कि फादर 1 और फादर 2 में से कौन सा जो है वो इस चाइल्ड का जो फादर है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी बड़ी हाईलाइट हुई हुई है, सो आंसर इज दी F2। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में फॉरेंसिक एविडेंस में इसका बड़ा इशू, ठीक है, कि जो डीएनए जब हम आइसोलेट करेंगे मुख्तलिफ वही वो फॉलिकल, रूट फॉलिकल से, एयर फॉलिकल की रूट से, स्किन सेल से, या किसी ब्लड के स्पॉट से, ये जैसे भी, और फिर
हम क्या करेंगे, क्राइम सीन्स में वो क्रिमिनल्स का, वो उनके 20 आवर्स की जो है वो स्टडी की जाएगी। मसलन हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है कि एक पर्सन, उसका मर्डर हो गया है, ठीक है। और जो मर्डर हुआ है, जिसका उसने अपने बचाव के लिए उसके जो हाथ पांव चलाए थे, उसके नतीजे में जिसने भी उसका मर्डर किया, उसके उसके जिस्म के कुछ बाल और कुछ जो है वो उसके स्किन के पैचेस, ठीक है, वो जो है वो उस पर्सन के नाखूनों में मिल गई है। अब क्या होगा जी कि पहले तो हम उस सेल्स का फिंगरप्रिंट तैयार कर लेंगे जो मिले हैं उस पर्सन से। फिर उस एरिया में ये 7 लोग सस्पेक्टेड थे जिनके मतलब शक था, तो उन सारे लोगों को भी वहां से पकड़ा गया और इसका जब वो टेस्ट किया गया, और जब इसका टेस्ट किया गया सातों के सातों लोगों का, ठीक है। तो अब इसमें आप देख लें कि ये सिमिलैरिटी किसके साथ है, आप उसमें तो आप नोट करें यहाँ पर कि ये टोटल मैच कर रही है ये पॉइंट नंबर 3 के साथ। इसका मतलब है वो पर्सन नंबर 3 वही मर्डर करने वाला था, बचाव के दौरान उसके जिस्म के कुछ सेल्स वो जब वो विक्टिम में जब वो मिल गए, तो जब वो वहां से जब वो मिल गए तो उनका डीएनए फिंगरप्रिंट एग्जैक्ट मैच था, क्योंकि ये सेल्स ही उसके थे। तो इसलिए हमें पता चल गया, सिमिलैरिटी जब वो मिल गई, और इससे हमें आइडिया हो गया कि यही मर्डर करने वाला है। आई थिंक लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर जो कसूर में जैनब केस था, जो इशू था, जो मर्डर करने वाला था उसका तो पता नहीं था। तो उसके इलाके से, जैनब के घर की इर्द गिर्द तकरीबन 200 घरों से कितने 100 अफराद का डीएनए सैंपलिंग लिया गया, उनका ये फिंगरप्रिंट बनाया गया। और जो जैनब के जिस्म से, ठीक है, उसके जिस्म के अलावा जो सेल्स मिले थे कुछ भी बचाव के दौरान या रैत के, तो उन सेल्स का डीएनए फिंगरप्रिंट भी तैयार करवाया गया और मैच कर गया, और डीएनए टेस्ट से ही पता चला था कि ये कत्ल करने वाला है, ठीक है। तो ऐसे फॉरेंसिक एविडेंस आपके सामने कितने ही ऐसे केसेस हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। दैट इज अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड एनालिसिस, खास तौर पर इसका पेरेंटेज और क्रिमिनल्स को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए जो यूज है, ये एप्लीकेशन इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।